हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का लेसन नंबर 10 बिहार संसाधन एवं उपयोग। यानी इस चैप्टर में हम लोग मूल रूप से क्या पढ़ेंगे कि बिहार यानी हम अपने राज्य के बारे में, यहाँ की कृषि संपदा क्या है, यहाँ के उद्योग कैसे हैं और यहाँ की जनसंख्या क्या है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी वन शॉट वीडियो नहीं हो पाएगी क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर बहुत लंबा है। कोशिश करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा शांति बनाइए बुआ जी। सुनेंगे, कहते हैं कॉपी किताब घर के दाल रोटी, कॉपी किताब घर के दाल रोटी, जुटैला के चक्कर में बाप दिन में तारा देखा था। सुनेंगे, कॉपी किताब घर के दाल रोटी, जुटैला के चक्कर में बाप दिन में तारा देखा था। बाप अपन लइका के आंखिन में बुढ़ापा के सहारा देखा था। अफसोस था ई बात के भाई हमार, अफसोस था ई बात के भाई हमार, उ लइका जे पढ़े खातिर गेल है पटना, हाँ, बाप के पैसा से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थिएटर में सैयारा देखा था। चलिए बाजी, कहने का अर्थ है कि कभी आप जब जाएंगे कभी बाहर पढ़ने के लिए तो आपके माता पिता आपसे एक आशा लगा के रखते हैं, नहीं आपकी कॉपी किताब पैसों के लिए ना बड़ा भर दिन जुटाते रहते हैं। चक्कर में भर दिन क्या होता है, ए बैठ जाइए ना, वहां पर बैठ जाइए ना, तो आपसे समझ में नहीं आता है। जितने दिन होते हैं ना उनकी आंखों का ना नींद खत्म हो जाती है, और वही लड़का पढ़ाई लिखाई ना करके सैयारा फिल्म देखते रहता है। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सुनेंगे। चलिए वजह तो हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ में, सुनेंगे बिहार के कृषि प्रारूप क्या है, यानी बिहार में कृषि के कौन कौन से मौसम है। ऐसे हम लोग तो कल यानी पिछले चैप्टर में भारत में कृषि प्रारूप देखे थे, जिनमें हमने देखा था कि एक थी खरीफ फसल, एक रबी और एक जायद। लेकिन बिहार कृषि प्रधान राज्य है और ऐसी स्थिति में ना बिहार में खेतों को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर कृषि प्रारूप 3 ना होकर के 4 हो जाती है। ठीक है, वो आगे देखेंगे। यहाँ के प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, यानी बिहार में कौन कौन सी खाद्यान्न, कौन नगदी, कौन तिलहन और कौन फल मसाले इत्यादि की खेती की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बिहार इतनी कृषि प्रधान होने के बावजूद भी यहाँ की कृषि समस्याएं भी हैं। और कृषि समस्याएं क्या है इसकी चर्चा होगी। बिहार की सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार की है, यहाँ की नदी घाटी परियोजना, वन और वन्य प्राणी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वन्य प्राणियों के संरक्षण के क्या उपाय किए गए हैं इनकी चर्चा होगी। साथ ही साथ खनिज और ऊर्जा, यानी हमारे बिहार में ऊर्जा और खनिज के क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने साधन उपलब्ध हैं, इन सारी चीजों के बारे में। यहाँ की ताप विद्युत और जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं इसकी चर्चा होगी। साथ ही साथ बिहार में कौन कौन से उद्योग हैं, खास करके जो चर्म उद्योग है या कृषि आधारित या खनिज आधारित, इन सारे उद्योगों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम लोग क्योंकि कृषि के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है। अभी जितनी भी बातें थी वो क्या था, एक टेलीग्राम था, छोटा सा एक उसका क्या कहते हैं हम लोग प्रचार। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि हमारा बिहार ना बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है, लगभग 54 जिलाएं थी शुरू में। इसके बाद क्या हुआ कि बिहार से कुछ जिला कट करके एक झारखंड बन गया। अब बिहार में मात्र 38 जिला रह गई। अब इन 38 जिला में जितने खनिज थे या जितने भारी उद्योग थे वो सब झारखंड चली गई। अब बिहार में बच क्या गया, तो केवल समतल भूमि और गंगा जल। ठीक है ना, उस समय हमने गाना सुनाया था आपको कि जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो कुछ हमारे लोकल गायक थे, उन्होंने एक गाना भी गाया था कि अब खैया शकरखंड
बिहार भेलम होला झारखंड अलग, ऐसे करके कुछ था, यानी कहने का अर्थ है कि बिहार में कुछ रहा नहीं। अब देखते हैं बिहार की, देखिए गौर करिएगा, तो 94.16 लाख हेक्टेयर भूमि हमारी बिहार के पास है। यानी बिहार की कुल जमीन कितनी, तो 94.16 लाख हेक्टेयर है। अब 2010-11 के अनुसार हमारी कुल जोत भूमि कितनी थी, तो 52.79 लाख हेक्टेयर भूमि थी, इतनी थी। लेकिन क्या हुआ कि हमारी कृषि थोड़ा सा बढ़ने लगी, तो बढ़ते बढ़ते हम लोग हो गए अब कितना, 71.96 हेक्टेयर। अब गौर करिए, 71 दशमलव का मतलब हुआ कि हम लोग पूरी भूमि का 1/3 छोड़ते हैं, बाकी 2/3 भाग में हम लोग कृषि कर रहे हैं। क्लियर? इससे क्या स्पष्ट हुआ कि 71% भूभाग पर हम लोग खेती कर रहे हैं। उद्योग कम होगा, बस्तियां कम होगी, जंगल कम होंगे। सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में हम लोग खेती करते हैं, 71% भूभाग पर। एक नंबर। अब चलिए दूसरा नंबर की बात अगर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग आबादी की बात करें तो लगभग 80% लोग कृषि कार्य से लगी हुई है। यानी हमारे बिहार में कितने प्रतिशत लोग, 80%, 78 दशमलव कुछ प्रतिशत है, यानी लगभग 80%। अब इतनी आबादी यहाँ कृषि कार्य से लगी हुई है, तो जमीन देख लिए कि कितना पर हम लोग खेती कर रहे हैं प्रतिशत के हिसाब से, और आबादी देख लिए कि हम लोग कितना आबादी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन दो क्षेत्रों से हमको समझ में आया कि हमारी जो बिहार है वो कृषि प्रधान राज्य है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है कैसे। अब क्या बताएंगे, तो बताएंगे कि बिहार में 71% भूभाग कृषि योग्य है, साथ ही साथ यहाँ की 78% आबादी कृषि कार्य से लगी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। कोई दिक्कत? अब गौर करिए, कुल 44.6 लाख जो हेक्टेयर भूमि थी, जो सिंचित भूमि थी, बाद में उसकी सिंचाई को बढ़ा करके 46.46 लाख हेक्टेयर भूमि हो गई। यानी सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाया गया, जिसमें 30.30 लाख हेक्टेयर पर ही सिंचाई हो पाती है। यानी हमारे यहाँ सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी हमारी सिंचाई क्षेत्र अभी भी क्या है, कम है। ठीक है ना? अब यहाँ से समझ में आया कि हमारे यहाँ एक समस्या है, कृषि प्रधान राज्य है लेकिन सिंचाई की सुविधा हमारे यहाँ बहुत ही कम है। क्लियर? यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। क्यों? तो इससे स्पष्ट होता है दो शब्द, कि यहाँ की आबादी 78% लोग कृषि कार्य से लगी हुई है, और दूसरा यहाँ के 71% भूभाग पर कृषि होती है। क्लियर? अब आगे बढ़िए। अब जितने बोई गई भूमि है या काटी गई भूमि, मतलब जितना हम लोग जमीन में फसल बोते हैं या काटते हैं, तो किस मौसम में बोते हैं और किस मौसम में काटते हैं, उसके आधार से अगर देखा जाए तो बिहार के कृषि प्रारूप को 4 भागों में बांटी गई है, जिसमें एक है भदई फसलें। हम लोग वहां पर पढ़े थे जिनका नाम था खरीफ। खरीफ में हम लोग पढ़े थे कि वह जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। लेकिन बिहार में इसी खरीफ को दो तरीके से बोई जाती है, एक है भदई और एक है अगहनी। समझिएगा, यह मई जून में बोई जाती है। जैसे बरसात शुरू होगी ना, इसकी बुआई शुरू हो जाती है, और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। कब बोई जाती है? तब मई जून में बोई जाती, अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। अब इनमें खास करके जो भदई धान है, ज्वार बाजरे हैं, मकई है और जूट है, इनकी प्रमुख फसलें हैं। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़िए। एक समझ गए कौन हमारी फसल, भदई। और दूसरा देखिए अगहनी, यह जून में बोई जाती है, वो मई और जून में बोई जाती है, यानी 1 महीना पहले, और ये जून में बोई जाती है और जून से अगस्त तक चलती है। इस टाइम में तो बरसात ही रहता है। नहीं, जून जुलाई में हम लोग शुरू किए थे, वहां पर अपने बिहार में हो गया मई से जून और जून से अगस्त। काटी कब जाती है ये? तो नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इनके प्रमुख फसल हैं ज्वार बाजरा, अगहनी धान, अरहर और गन्ना। कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? तो हम लोग खरीफ को कितने भागों में बांट दिया? 2, तो एक भदई और एक अगहनी। अगला है रबी फसल। अब समझिए, तो वहां से हम लोग खरीफ को 2 भागों में कर दिए। रबी तो रबी समझ ही रहे थे
ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और वही फरवरी मार्च में काट ली जाती है। इनके प्रमुख फसल में गेहूं, जौ, दलहन, तिलहन इत्यादि है। इसके अलावा गर्मा फसलें हैं। गर्मा फसलें में खास करके यह सिंचाई वाले क्षेत्र में की जाती है और इसकी बुआई जो है वो फरवरी और मार्च में कर ली जाती है और जून जुलाई तक इसको काटते हैं। इसमें मूल रूप से या तो मूंग की खेती होती है या जो सब्जी होती है उसकी खेती होती है। ये सब तो आपको मालूम ही होगा। वहां पर भदई अघनी नहीं मालूम था क्योंकि बिहार में इस तरह के होते हैं। मकई भी देखे होंगे लोग, ये कहता है भदैया है और ये कहता है अघनी। या धान में ऐसा देखने को मिलता है। हमारे बिहार में मकई की 3 गो फसल होती है। बिहार में मकई की 3 फसलें होती है। जैसे बंगाल में जाएंगे तो धान की कितनी फसलें, 3 फसलें होती है। चले जाएंगे आप आंध्र प्रदेश में तो धान की 2 फसलें होती है, ठीक है ना। अपने बिहार में मकई की 3 फसलें होती है। कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे बिहार में कृषि प्रारूप कितने, 4। अगर पूछे बिहार में कृषि प्रारूप कितने तो समझ गए कौन कौन? भदई, अघनी, रबी, गर्मा। अब आगे बढ़िए। विभिन्न फसलों का उत्पादन। अब हमारे बिहार में कई तरह के फसल है। खाद्यान्न तो हम लोग करते ही हैं। खाद्यान्न में हो गया विभिन्न प्रकार के जो भोजन है, जैसे हम मूल रूप से धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये खाद्यान्न है। इसमें मोटे अनाज भी आ जाते हैं और छोटे अनाज भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ दलहन है। दलहन की भी अच्छी खेती होती है। सब्जियां हैं, तिलहन है, मसाले हैं, इसकी खेती होती है। तो सबसे पहले चलते हैं धान की बात देखते हैं। धान की खेती 1/4 भाग में की जाती है। बिहार के 1/4 भागों में धान की खेती होती है। हाँ, थोड़ा सा धान की खेती अब कम हो गई है जब हमारा किताब लिखाया, क्योंकि किताब तो हम लोग 1986 के सेशन से चल रहे हैं, नहीं अपडेट हुई है 1912 में। लेकिन हम लोग जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो सिलेबस 1986 का सिलेबस है। अब समझिए 1986, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 25 में, नहीं पढ़ रहे हैं। उस समय के आंकड़े के हिसाब से चला। एक अपडेट हुआ 1912 में, 12 से भी तो चला, अभी तो 13 वर्ष हो गया। ये बीच में ना वर्षा का स्थिति थोड़ा सा कमा है तो धान हमारे यहाँ कम हो गया, लेकिन फिर भी धान की अच्छी खेती होती है, ठीक है ना। बिहार में अभी ज्यादा धान की खेती होती, सॉरी वहाँ बंगाल में, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा सा कम गया है। लेकिन हमें किताब के हिसाब से चलना है तो याद रखेंगे बिहार में धान की कितनी खेती, 1/4 भागों पर। इनके प्रमुख जिला याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर और भोजपुर है जहां पर धान की अच्छी खेती होती है। अब धान के लिए क्या क्या मौसम चाहिए, ये लोग हम लोग पीछे वाले चैप्टर में पढ़ लिए थे, जिनमें चिकनी मिट्टी थी, नहीं वर्षा कितना चाहिए उसको तो 200 से 300, नहीं तापमान कितना चाहिए तो 25 से 30 डिग्री। ये सब पीछे वाले में हम लोग गेहूं सबका फसल का देख लिए थे, तो ये सब पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब चलिए दूसरा प्रमुख खदानें हमारी हैं गेहूं। दूसरा प्रमुख खदानें कौन सा है हमारी, गेहूं है। यह मुख्य उत्पादक क्षेत्र उत्तरी मैदान है, यानी बिहार का जो उत्तरी मैदान है वहां पर गेहूं की अच्छी खेती होती है। इसके अलावा जौ, जौ याद रखेंगे बिहार यह दूसरे नंबर उत्पादक राज्य है। अगर आपसे पूछे कि जौ के उत्पादन में बिहार का स्थान, तो दूसरे नंबर पर। तो जौ की भी अच्छी खेती होती है क्योंकि दूसरे नंबर पर है। मकई की खेती हमारे यहाँ गंगा और जो गंडक नदी है उनके दोनों भाग में, यानी कि गंगा के दोनों भाग यानी उत्तर और दक्षिण, और गंडक नदी के दोनों भाग उत्तर और दक्षिण। अब समझिए कि पूरे बिहार, लगभग पूरे बिहार, क्योंकि गंगा नदी तो बीचों बीच बिहार से गुजरती है, कई जिला से होकर गुजरती है, और इधर गंडक नदी भी 3-4 जिला से होकर गुजरती है। तो लगभग पूरे बिहार में इसकी खेती अच्छी होती है। और मकई की खेती कितनी होती है हमारे बिहार में, 3 होती है। चलिए इसके अलावा हम लोग विभिन्न प्रकार के दलहन की खेती करते हैं। दलहन में चना है, मसूर है, मटर है, खेसारी है। और दलहन के क्षेत्र में याद रखेंगे सबसे प्रमुख जिला है पटना। दलहन उत्पादक में सबसे प्रमुख जिला पटना। कभी आप जाएंगे, पटना का ही क्षेत्र है जो बाढ़ बख्तियारपुर टाल क्षेत्र कहलाता है, टाल क्षेत्र, वहां पर चना की खेती सबसे ज्यादा होती है, खेसारी की खेती ज्यादा होती है, मटर की खेती ज्यादा होगी। जब जो ठंडा का मौसम होता है, जब आप पटना से जाएंगे बाढ़ उधर में, बाढ़ की तरफ में, तो बहुत जहां तक आपकी नजर जा सकती है, जितनी नजर आपकी जा सकती है पूरे क्षेत्र में आपको दाल ही नजर आएंगे, ठीक है ना। यानी मटर, चना और खेसारी की आपको खेती नजर आएगी।
यानी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा दलहन उत्पादक जिला में कौन? पटना। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो कि दलहन उत्पादक जिला कौन? पटना, सबसे प्रमुख। इसके अलावा हमारे यहाँ कई प्रकार के तेलहन होते हैं। तेलहन में समझिएगा तो सरसों है, मूंगफली, सब तो हम लोग पढ़ रहे थे। गन्ने हैं, जूट है, तंबाकू इत्यादि खेती की जाती है, और इसके अलावा मसाले। अब चलिए, सबसे प्रमुख चीजें हमें पढ़ना है कि हम कृषि प्रधान राज्य है, नहीं तो कृषि में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जितना हम लोग कृषि करते हैं ना, जितना उत्पादन हमको मिलना चाहिए ना, उतना मिल नहीं पाता है। अब वहीं चलिए पंजाब की बात। भारत का एक राज्य पंजाब है, एक हरियाणा है। अब वहां जाएंगे तो हमसे कम क्षेत्रों में वो कृषि करता है, लेकिन हमसे ज्यादा लाभ लेता है। यानी खेती वो कम क्षेत्र में करता है, लाभ वो ज्यादा लेता है। हम लोग बहुत क्षेत्र में करते हैं, लाभ हमको कम मिलता है। अर्थात हमारी कृषि में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं, जिसके कारण हमें लाभ कम मिलता है। तो कौन कौन सी समस्या है, इनके बारे में देखते हैं। देखिए, नंबर एक है खेतों का छोटा होना। अब चलिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश की आजादी के बाद वहां पर पंजाब और हरियाणा में चकबंदी लागू हुई थी। चकबंदी लागू होने से क्या हुआ कि जितने भी एक किसान के खेत थे वो सब एक जगह हो गए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 जगह खेत था, है ना, तो उधर उधर वाला खेत हमने दूसरों को दे दिया, ठीक है। इधर वाला खेत हमने दूसरों से ले लिया। इसमें उस समय सरकार मदद की और सबको क्या किया, प्लॉटिंग कर दिया, एक जगह कर दिया। जैसे हमारे पास अगर 5 बीघा जमीन है तो पांचों एक ही जगह है, मैंने 5 बीघा जमीन जो है एक लाइन में है, एक जगह है, ठीक है। उसी तरह से उसके बाद दूसरे का है, उसके बाद तीसरे का है। तो इससे क्या हुआ कि जमीन एकदम बड़ी चौरस हो गई, बड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पर कृषि करना आसान हो जाता है। अब बिहार में खेत छोटा छोटा, 2 कट्ठा, 1 कट्ठा, 10 धूर, 5 धूर, ऐसे करके नहीं। तो जमीन छोटा होने के कारण आप ना वहां पर आधुनिक यंत्र लगा सकते हैं, ना ही कृषि के अन्य उपकरण चला सकते हैं। जैसे समझिए गौर करके, हमारे 10 10 जगह हमारे पास जमीन है, टुकड़ा टुकड़ा, कहीं 3 कट्ठा, कहीं 4 कट्ठा, कहीं 5 कट्ठा। तो हम वहां पर पंपिंग सेट नहीं लगा सकते। सब जमीन में कैसे लगाएंगे क्या? एक नंबर बात। अब उसके पास सब एक जगह है तो एक जगह लगा दिया और उससे सिंचाई उसकी हो रही है। हमने उसके बारे में समझाया था। एक बार पंपिंग सेट खोल देता है और 2 दिन बाद वो जानता है कि 2 दिन में हमारी सिंचाई होगी, तो 2 दिन बाद वो जाता है तो देखता है कि उसकी खेत की सिंचाई हो गई है, अब जाके बंद कर देता है। अब हम लोगों को सिंचाई करने के लिए वहां पर खड़ा रहना पड़ता है, पाइप उठा के हेने से होने घुमाना पड़ता है, नहीं तो अपना खेत से पट के उधर चल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक नंबर। दूसरा, खेत का क्या होता है ना, ज्यादा मेर हो जाता है। अब मेर होने के कारण उतनी बर्बादी होती है। अब जैसे देखिए, हमारा खेत है फिर आपके खेत है, तो उसके बीच में एक समझिए कि एक पंक्ति हो जाती है, या 1 फीट का रखिए, 1.5 फीट का रखिए, वो लंबा, उतनी जमीन तो बर्बाद हो रही है ना, नहीं। और ऐसे 10 जगह है तो 10 10 फीट, मैंने 1 1 फीट को जोड़िए तो 10 फीट हो गया। अब उसके हिसाब से जोड़िए कि आपका 2 4 कट्ठा उसमें क्या हो गया, बर्बाद हो गया। पहला तो खेत का छोटा छोटा होना, नंबर एक कहानी। दूसरा है उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों का अभाव। अब हमारे जो बिहार के किसान है ना, वो बहुत गरीब है। जब कृषि मौसम आता है ना, तो उनके पास खेती करने के लिए पैसे नहीं होते, तो किसी महाजन से कर्ज लेते हैं, तब जाकर के खेती करते हैं, ठीक है। अब उनके पास बीज के लिए, सिंचाई के लिए पैसे नहीं है, तो उपकरण कैसे खरीदेंगे? तो पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं, अपना नहीं है, किसी भाड़े पर, किराए पर लेते हैं, तो थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए वो ज्यादा नहीं कर पाते हैं। जैसे एक उदाहरण रखिए, सिंचाई करनी होती है, अपनी पंपिंग सेट होती तो हम आराम से खोल देते, बिजली बिल ना लगता, अपना चलते रहता, क्या है कि नहीं। लेकिन अगर हम दूसरे से सिंचाई करवाएंगे तो वो क्या करता है, 100 रुपए 150 रुपए कट्ठा के हिसाब से लेता है, तो महंगा हो जाता है, तो हम ज्यादा सिंचाई नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं ना, ये सब अभाव है। परंपरागत बीजों का प्रयोग। अब देखिए, जितने आधुनिक बीज है ना, वो सब महंगा होता है। जैसे आप जाइए मकई का एक बीज लेने, गंगा 101, ये आधुनिक बीज है। अब उसकी ना बाली बहुत ज्यादा होती है, लंबी होती है, उत्पादन ज्यादा होती है, लेकिन वो 400 रुपए किलो मिलता है। अपने यहाँ मकई कितने रुपए, तब 20 रुपए किलो। अब 400 रुपए बीज खरीदे, उससे बढ़िया क्या करते हैं हमारे भाई किसान, मकई जो पहले से खेत में बोए हुए हैं, उसी में से 4 गो 10 गो बाली जो है टांग के रखे हुए थे, है कि नहीं, उसी में से छोड़ा करके उसी को जाके बो दिए। नहीं भाई, चलो हो जाएगा काम। अब बुआई तो हो गई, उत्पादन भी हुआ है, ऐसी बातें नहीं है,
लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, क्योंकि आधुनिक बीज खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसके अलावे वर्षा की अनियमितता। अब हमारे यहाँ वर्षा किस तरह से है तो आप देख ही रहे हैं, कौनो साल इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरा बाढ़े आ जाता है, और कौनो साल इस तरह से होती है कि सूखे हो जाती है। और बिहार की तो बुआरे बाढ़ की स्थिति कभी दूर होने वाली है ही नहीं, चाहे सरकार चाहे जो भी हो जाए, है ना, कितना भी कोशिश कर ले, बिहार की बाढ़ की स्थिति खत्म नहीं होगी। अब कहे सर ऐसा काहे आप बोल रहे हैं, आप दुर्भाग्य बता रहे हैं भाई। हाँ ये बात सही है, बिहार की स्थिति ऐसे है, देखो ये ऐसे है बिहार, हाँ ऐसे ही है ही। अब इधर से नेपाल है, पहाड़ी इलाका है, ऊंचा है, इधर से झारखंड है, ये भी पहाड़ी इलाका ऊंचा है, इधर पठार इधर पहाड़, दोनों तरफ से इन्हें वाला पानी इन्हें आ जाता है, इधर वाला पानी इधर आ जाता है, बीच में बिहार डूबिए जाता है। इसको कोई नहीं रोक सकता, बिहार को बाढ़ से कोई रोक ही नहीं सकता, कभी नहीं, चाहे साल जो भी हो जाए। समझ रहे हैं ना, जब भी बारिश तेज होगी बाढ़ आएगी ही आएगी, क्योंकि इसका मेन रीजन, तुम पूरे मैप को देखोगे ना, तो यही हमने अनुमान लगाया है, हमने एक पूरा नक्शा पर ध्यान दिया तो हमें पता चला कि इधर से क्या है, हिमालय पर्वत, ठीक है, तो ऐसी भूमि है ढाल वाली है, जितनी नदियां उतरती है सब उधर जाती है बिहार में। इधर है झारखंड, ये पठारी इलाका, ये ऊंचा है, तो इधर वाला पानी उधर जाएगी नहीं, तो इधर से उतरेगी, इधर से अब वर्षा हुआ तो इधर लटक जाएगी, दोनों आके बिहार में डुबा देती है, पूरा गंगा को भर देती है केवारी में। होता है कि नहीं होता है, देख लेना। तो कहने का अर्थ है कि वर्षा की अनियमितता के कारण भी हमारे यहाँ ऐसी होती है। अगला, पूंजी का अभाव भी है, क्योंकि हम लोग कृषि यंत्र अन्य प्रकार नहीं खरीद पाते हैं, और सबसे बड़ी तो बाढ़ और सुखाड़, कभी बाढ़ और कभी सूखा, और मिट्टी कटाव, भूमि का निम्नीकरण, इन सब कारणों से हमारी बिहार में कृषि उपज कम है। तो याद रखेंगे, कृषि समस्या समझ गए ना, सबसे पहला खेत का छोटा छोटा होना, क्लियर है, दूसरा है किसानों की गरीबता, तीसरा है बाढ़ और सुखाड़, मिट्टी के कटाव, निम्नीकरण, है ना, ये सब कारण हमारे बिहार में खेती ज्यादा होती है लेकिन उत्पादन कम होती है, ये कृषि समस्याएं हैं। किसी को डाउट? अब आगे बढ़िए, कृषि और सिंचाई की बात करेंगे। देखिए हम लोग कृषि पढ़ रहे हैं, तो कृषि का सबसे मेन चीज है सिंचाई। अरे खेत तो मिट्टी जो है उसके हिसाब से फसल लगा लेते हैं क्या। अब जैसे देखिए, हमारे यहाँ काली मिट्टी अगर है तो हम उस जगह पर क्या खेती करेंगे, गन्ना की खेती करेंगे। जहाँ चिकनी मिट्टी है वहां खेती करेंगे धान की, जहाँ जलोढ़ दोमट है तो वहां पर गेहूं की खेती कर लेंगे, मकई की खेती कर लेंगे। मान लीजिए जैसी मिट्टी है उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। तापमान जैसा है उसके हिसाब से, कि जोन मौसम में ज्यादा तापमान रहता है, कम तापमान वाला हम लोग फसल लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगी, तो ज्यादा तापमान वाला फसल लगा लेते हैं क्या। अब जैसे देखिए, गेहूं को कम तापमान चाहिए तो वो हम ठंडा में बो लेते हैं, मकई को ज्यादा तापमान चाहिए तो उसको गर्मी में बो लेते हैं। नहीं, ये तो हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अब सिंचाई की बात रही, तो सिंचाई तो कुछ प्राकृतिक चीजें हैं लेकिन कुछ हमारे हाथों की चीज है, इसको तो हम लोग कर सकते हैं। नहीं, तो सिंचाई की हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई गई, बरसात तो हुआ ही, इसके अलावा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिनमें सबसे पहले हम लोग नहर से सिंचाई किया है, ठीक है। बिहार के 2% भूभाग पर नहरों से सिंचाई की जाती है। अब बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा की बात नहीं करते हैं, गंगा नदी तो है लेकिन उससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो अपने बाढ़ लाती है तो सिंचाई होती है, उनमें न बांध बना करके सिंचाई नहीं किया गया, क्योंकि बांध जब उसमें पानी जब आता है ना, वो तनिक दूर में नहीं फैलता है, बहुत लंबा दूर में, और जब सूखती है तब पूरा भाग जाती है, 10-12 किलोमीटर अंदर भाग जाती है। गौर करिएगा, उसका जब पेंदी होता है ना, वो 10-12 किलोमीटर तक पानी को फैला देता है अपना, भदवारी के टाइम में, और जब सूखती है तो 10-12 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। तो बांध के अंदर में पानी रहती कहाँ है, तो नहर बनेगा कैसे, क्लियर, क्योंकि उसका पेट बहुत बड़ा है। अभी 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर में रहता है, और जब बैसाख का दिन आता है तो चल जाता है पेंदी में, पेटी में चल जाता है, वो समझिए ना 1/2 किलोमीटर में रह जाता है, उसमें से सिंचाई नहीं होती है। सिंचाई वो अपने पानी लाती है, बाढ़ बाढ़ लाती है तो सिंचाई हुआ हुआ, अनित जयराम जी। लेकिन जो गंडक है, जो कोसी है, जो सोन है, जो बागमती है, ये सब जो नदियां हैं ना, वो क्या होता है कि दोनों ओर ऊंची ऊंची बांध है, और बीच में पनिया बहती है, खूब पानी आएगी ना तो पूरा लबालब हो जाती है, भर जाती है नदी, और कम जाती है तो फिर वो
उसी पेटी में रहती है। तो उसमें क्या किया गया, बांध बना करके नहर निकाल दिया गया है, जिसको हम लोग फाटक कहते हैं, सुलेस गेट। अब बैसाख के दिन में उसको खोल दिया जाता है, खोल दिया, उसे नहर निकाल करके सिंचाई हो रही है। तो हमारे बिहार में खास करके सोन नहर है, सारण नहर है, ढाका नहर है, त्रिवेणी नहर है ना। इन सब नहरों में खास करके सिंचाई की जाती है नहर से, जिनमें जिला है रोहतास, भोजपुर, पटना, गया। इन सब जिला में 2% भूभाग पर सिंचाई की जाती है। किससे? नहर से। देखिए, क्योंकि बिहार की बाढ़ की स्थिति अच्छी नहीं रही, पानी अच्छी नहीं रही, तो सिंचाई की व्यवस्था जो है ना वो थोड़ा सा अलग अलग हो गया है। अब आगे चलेंगे। दूसरा सिंचाई के साधन है हमारे यहाँ कुआं और नलकूप। अभी भी बहुत जगह किसान जो है कुएं से और नलकूप से सिंचाई करते हैं, ये पुराने तरीके वाली हो गई। इसके अलावे तालाब, आहर और पाइन, ये पहले के जमाने में होता था, तालाब उलाब से सिंचाई। तो अभी भी कुछ कुछ जगह पर होती है, जैसे तालाब बना हुआ है, बरसात कुछ कहना है क्या तुम्हें? बता रहे हैं, जैसे कुछ जगह पर तालाब बना हुआ है। अब तालाब में क्या है कि बरसात के दिन में पानी भर जाती है। अब सिंचाई करने के लिए तो पहले लोग डोल बाल्टी में उठा करके सिंचाई करते थे, लेकिन अब क्या किया है लोग, उसको क्या करते हैं, वहां पर पंपिंग सेट लगा देते हैं। अब पंपिंग सेट से पाइप, पानी खींच करके पाइप द्वारा उसको खेतों में पहुंचा देते। वो भी सिंचाई का साधन हुआ। पहले उसी को डोल से उठा के भेजते थे, अब कैसे भेजते हैं हम लोग? पाइप द्वारा भेजते हैं। इसी तरह से आहर है। आहर होता है कि कुआं होता है, और कुआं पर ना, वो देखे होंगे मोबाइल वोबाइल में, उसमें रहता है लगा हुआ डोल जैसा लगा रहता है, सिकरी, और उसमें कई डोल रहते हैं, ठीक है। और उसमें वो बैल घूमते रहता है, बैल घूमते रहेगा, पनिया निकलेगी उसमें से, पानी उसमें से निकलेगी, और वो एक डब्बे में गिरती है, वो डब्बा पानी को भेज देता है उधर। ये सब पुराने जमाने में होती थी, अब नहीं होता है सबका उपयोग। अब तो पंपिंग सेट आ गया है, कौन वाला? नलकूप वाला। धरती में धसाइए, अपन यहाँ खींचिए, पंपिंग सेट से अपना सिंचाई होती है आधुनिक साधन में। तो हमारे बिहार में कृषि सिंचाई की कितने साधन? 3। एक नहर, एक हो गया कुएं और नलकूप, दूसरा तालाब, पाइन, आहर इत्यादि। पाइन हुआ जहां पर पानी इकट्ठा हो जाती है कहीं कहीं, तो वहां से सिंचाई कर लिया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब बिहार में छठ पर्व की बात देखते हैं, समझेंगे। बिहार का सबसे प्रमुख अगर पर्व है तो वो छठ पर्व है। क्लियर है? इसको हम लोग डाला छठ के नाम से जानते हैं, और सबसे प्रसिद्ध पर्वों में इसकी गिनती की जाती है। ये खास करके उत्तर प्रदेश में भी होती है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है ना, उसमें, और पूरे बिहार में, ऐसे मिला जुला करके अब पूरे भारत में ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि बिहारी जहां जहां गए तो वो छठ पर्व तो करेंगे ही करेंगे। दिल्ली में है तो वहीं कर लेते हैं, और जहां गए अमेरिका में तो अमेरिका में कर लेते हैं, करते हैं। बिहारी जहां भी हैं वो वहां के, आप कहिएगा सर तो क्या, सुनिए ना, वहां गन्ना मिलता है क्या? वहां केला और टिकिया बनता है क्या? हाँ, सब कुछ रहता है। हमारे यहाँ ऐसी बातें हैं, वहां भी वो सुविधाएं हैं, ठीक है। और वहाँ के जो व्यापारी हैं जानते हैं कि छठ आने वाला है, तो यहाँ के बिहारी भैया तो गन्ना खरीबे करेंगे, तो गन्ना मंगवा लेते हैं पहले से, उसके पास भी गन्ना रहता है, सब व्यवस्था कर लेता है। समझ रहे हैं ना? यानी कहने का अर्थ है बिहार का सबसे पर्व 4 दिनों का पर्व होता है। कितने दिनों का? इसमें सबसे बड़ी बात, शुद्धता और पवित्रता अपनाई जाती है। शुद्धता और पवित्रता इसमें रहता है, बड़ा नियम टेम से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि डाला छठ में अगर पैर लग जाए ना, तो उसको एक बीमारी हो जाती है, चरक की बीमारी, याद रखिएगा। डाला छठ में ये, हमारे एक मित्र थे, हम लोग पढ़ते थे तो ठीक ठाक था, और थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, दिया पता नहीं होता, दिया पता वाला बात, छठ का डाला आया, वो लात मार दिया, पूरे शरीर में उसको चरक फूट गया। बीमारी चाहे जो भी हो, किसी कारण से हुआ हो, ऐसे विज्ञान की दृष्टि में ये सब गलत है नहीं, लेकिन एक धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, और हमने तो अपनी आंखों से देखा है। और कुछ वास्तव में सही की चीजें हैं, ये सब जरूर सही है। हमारे साथ एक बहुत मित्र था, बगल का ही पड़ोसी मित्र था, लड़का। हम लोग ऐसे स्कूल जा रहे थे, दोपहर का टाइम है, लगभग 1:30 बजे में टिफिन हुआ, और पहले नहीं मतलब बगल से, हमारे चाचा के बगल से एक बढ़िया रास्ता आ जाता, उसके बीच में ना, रास्ते में ना होता है, दसवीं के दिन जो होता है नवरात्रि में, वो ना कुछ लोग घैला उला को पूज के रखे हुए थे, तो हम लोग ना साइड से निकल गए, ये हम अपनी आंखों से देखा। हमारे साथ वो पढ़ रहा था लड़का, हमारा क्लास फेलो था, और वो क्या किया, वो ना पत्थर से उसको फोड़ दिया, लाश से उसको
थकुच थका दिया। धिया पता नहीं खतरे होता है बदमाश। और उसके बाद वो स्कूल गया और वहीं उसको पेट दर्द शुरू हुआ और आया शाम तक उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए उसके पास क्या बीमारी था, क्या हुआ, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने देखा कि वह बिल्कुल स्वस्थ स्कूल गया और घटना उसके साथ इस तरह से दोपहर में हुआ है। अपनी आंखों की चीजें तो कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ प्रूफ हो जाता है तो लगता है कि ऐसा हुआ है। और वो अभी लड़का है ही मनोज पोदार जिसको चरक फूट गया है, आप लोग देखे भी होंगे, इसका बिरादर इसका गोतिया है ना वहां पर। पिछले साल शादी हुई लड़की का, मनोज पोदार वहां पर हनुमान मंदिर के पास सरपंच जी के घर के, रानी की जो शादी हुई, रानी के पप्पा जो है मनोज पोदार है ना, तो वहीं पर देखिएगा ना मनोज पोदार है वहां पर देखिएगा वो ऐसे उसको हो गया बीमारी। ठीक है ना, चलिए आई किताब की नदी घाटी परियोजनाएं देखते हैं हम लोग। छठ पर्व देख लिए। अब नदी घाटी परियोजना हमारे बिहार में 3 नदी घाटी परियोजना लगाई गई है। कितनी नदी घाटी परियोजना है? 3 नदी घाटी परियोजना, जिनमें हम लोग कोसी के बारे में पढ़े थे, गंडक परियोजना और सोन। सबसे बड़ी है कोसी परियोजना। गौर करना, ये कुल 12,161.3 मीटर लंबा बांध, लंबाई 240 किलोमीटर है। माने यह नदी कितनी लंबी है? 12,161। कहां से? कोसी नदी, वहां नेपाल से लेकर के, ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा है। इसमें 240 किलोमीटर लंबा जो है ना, मतलब उसका बांध बनाया गया है, जिसमें बिराज बिराज ये 240 किलोमीटर बिराज है, कोसी बिराज का नाम है वो, ठीक है ना। और 3.78 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने का लक्ष्य है, क्योंकि हमें बिजली नहीं चाहिए अभी, अभी चाहिए सिंचाई। तो कोसी परियोजना से सिंचाई रखा गया कि हम लोग कितना सिंचाई करेंगे, तो 3.78 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेंगे। और वहां पर जो विराज है, कोसी विराज जो नाम सुनते होंगे, वो कितना लंबा है? 240 किलो। देखिए गौर करिएगा, कभी कभी वहां पर पानी जो है इतना दिखाता है, पूरा एकदम बम बमा के चल रहा है पानी, अगर उसमें अगर कोई आदमी पड़ जाए ना, तो कहाँ जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। पिछले बार ऐसा ही हुआ कि वहां पर के लोग जो है ना, स्थानीय लोग, वो एगो रखते हैं हारपुक, भाला से भोग के लकड़ी पकड़ते हैं, जैसे लकड़ी बहते जा रही है और भाला भोग देता है, उसमें रहता है रस्सी बांधे हुए, और रस्सी से खींच लेता है उसको, इतना इतना मोटा का लकड़ी वो खींच लेता है, अब मारा भाला कि लकड़ी उसी को खींच लिया, ऊपर से कूद गया पनिया में। हाँ, अब पुल के ई पार से ऊपर हो गया, लेकिन तैराक अच्छा था, क्योंकि उन लोगों को पहले से जानकारी होता है, तैरते हुए दूर तक, क्योंकि पुल के पास में तो ज्यादा उसका वेग रहता है, दूर जाने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, जाकर के बच गया, ऐसे मरा नहीं। लेकिन कहने का अर्थ है कि वहां पर पानी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें बचना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। चलिए आई किताब की ओर। तो यहाँ से कितनी सिंचाई? 3.78। अब चलते हैं गंडक परियोजना। हमारे यहाँ गंडक नदी जो है, जिसको आप या तो गंडक कहिए या बूढ़ी गंडक कहिए, वही गंडक नदी है। तो मुजफ्फरपुर में उसका सीधे नाम है गंडक, लेकिन समस्तीपुर में आ जाती है तो उसका नाम हो जाता है बूढ़ी गंडक, है कि नहीं। तो यहाँ पर 743 मीटर लंबा विराज बनाया है। कहाँ? तो वाल्मीकि नगर के भैंसा लोटन में, याद रखेंगे, हाँ, जगह का नाम है वाल्मीकि नगर अब भैंसा लोटन, है ना, वो मुजफ्फरपुर में पड़ता है, वहां पर विराज बनाया गया है, ठीक है। अब वहां से सिंचाई की सुविधा है मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर, चंपारण, 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि। भैंसा लोटन जगह सही बता रहा है। ये अपना जो नदी है ना, अपनी जो नदी है जमुआरी नदी, इसका कनेक्शन गंडक नदी से भैंसे लोटन में है। तब पहले हमारे पिताजी यार बोलते थे ना, देखिए गंडक नदी एक बड़ी नदी है, जो नेपाल से होकर के बिहार से होकर के बहती है, ठीक है। तो अपना ये जो नदी है जमुआरी, ये ताजपुर होते हुए ऐसे वो चला गया मुजफ्फरपुर में, उधर जाकर के भैंसा लौटने की जगह है, वहीं पर ये बूढ़ी गंडक में टच करती है। वहीं पर बना हुआ है सुलेश गेट, उसी से पानी छोड़ता है ना, तो गंडक में पानी आती है। तब पहले क्या होता था, पानी ज्यादा होती थी, तब बूढ़ी गंडक में पानी जब ज्यादा हो जाती थी ना, तो वहां से सुलेश गेट खोल दिया जाता था, पनिया एक के बार रातों रात में भर जाता था। तो हम लोग देखते थे, पिताजी यार कहते थे कि भैंसा लोटन से पानी आया, भैंसा लोटन से पानी आया, हाँ करिया पानी, ऐसे करके बोलते थे। तो हम लोग ना समझते थे, हमको लगता था कि कहीं भैंसा लोटाल होगा था ना। हाँ, तो आज हमको बुझने आया कि ना, वो भैंसा लोटन जगह का नाम है। भैंसा लोटन क्या है? जगह का नाम है, ठीक है ना। अब कहेगा सर जी तो अब काहे नहीं आता है पानी? अरे बुआ, अभी देखो गंगा नदी में कितना बाढ़ आया, नहीं आया है?
अपना बूढ़ी गंडक में पानी नहीं है, ओकरा अपने पानी नहीं है तो वो पानी कैसे हमको देगा? पानी उसमें भर जाता था, उब डाब होने लगता था, देखता था बांध टूट जाएगा, तो वो कहीं कहीं पानी को बहाएगा ना, तो अपना ई में भेज देता था। अब तो ओकरा अपने नहीं है तो हमरा कहाँ से देगा? सबसे बड़ी बात, एक नंबर। दूसरा कारण ये भी है, कभी कभी उसमें पानी आ भी जाता है तो भी अपने यहाँ नहीं आता है, क्योंकि ये जो नदी है ना, उन नदी में ही एक जगह बना दिया गया है कॉलेज। कॉलेज का जितना बिल्डिंग है ना, उसमें जो नदी के किनारे एकदम द्रोणी पेट में बना दिया गया है। अब देखता है कि पानी छोड़ेंगे तो ये कॉलेज का बिल्डिंग गिर जाएगी, तो इसीलिए इसको नहीं छोड़ती है। लेकिन इस पर विचार चल रहा है कि नहीं, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि पानी नहीं आने के कारण इस क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था क्या हो गई है? कमजोर हो गई है ना, उत्पादन कम हो गया है। अब धीरे धीरे इस पर विचार हुआ रहा है। इस साल जो है सुने होंगे, देखे होंगे आप लोग, कहीं उसका उरहिया शुरू हुआ है, ये अपना नदी जमुआरी और उधर बलान नदी का 10 सिंचाई में। आइए किताब की ओर। तीसरा हमारा है जिनमें सोन परियोजना, ध्यान देंगे। दक्षिणी पश्चिमी हमारी जो बिहार है, इनकी प्रसिद्ध नदी है सोन। तो सोन नदी पर एक परियोजना बनाई गई, सोन परियोजना। और इसमें जो है याद रखेंगे इंद्रपुरी में बिराज बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? इंद्रपुरी में। देखिए कोसी में बनाया गया है, नेपाल के हनुमान नगर में, याद रखिएगा। जो बिहार और नेपाल की सीमा पर पड़ता है हनुमान नगर, तो वहां बिराज है, ठीक है, कोसी बिराज के नाम से। और दूसरा गंडक परियोजना में आ गया तो वाल्मीकि नगर के भैंसा लोटन में विराज है। और सोन परियोजना में इंद्रपुरी में विराज बनाया गया है, ठीक है। ये 10 किलोमीटर लंबा है, तो आप समझ रहे हैं ना। एगो है 240 किलोमीटर, आ एगो है थोड़ा सा उससे कम, आ एगो है कितना, 210 किलोमीटर लंबा। ज्यादा है, बस मतलब बहुत कम है, एगो बहुत ज्यादा है। तो नदी में पानी कम रहता है तो कितना रहेगा नहीं। अब चलिए इसकी कितनी सिंचाई, तो 8.49 लाख, सॉरी, लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की योजना थी। थी, है नहीं, थी पहले। लेकिन सिंचाई अब थोड़ा सा क्या हुआ कि नदी घाटी में पानी ही कम हो गया है, तो सिंचाई कैसे होगी? तो हम लोग मूल रूप से नदी से अब सिंचाई नहीं करके किससे करते हैं हम लोग? पंपिंग सेट से, पंपिंग सेट से सिंचाई करते हैं। अब हो गया क्लियर। इसके अलावे बिहार में सिंचाई के लिए अन्य प्रकार के जलाशय बनाए गए हैं, जिनमें है दुर्गावती जलाशय, ऊपरी क्यूल जलाशय, बागमती परियोजना, वरनार जलाशय परियोजना। ये सब जलाशय परियोजना है। अब कहे सर नहीं समझे जलाशय परियोजना। देखिए बड़ा बड़ा ना तालाब बनाया गया, बड़ा बड़ा तालाब, है ना। अब बरसाती पानी को उसमें क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है, उसका कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ पहले जो तालाबें थी ना, गांव की जितनी पानियां होती थी बरसात वाला, उस सड़क से बह करके किनारे किनारे से, गड्ढे गड्ढे से उन तालाब में जाती थी। वो तालाब जब भर जाता था तब वो बाहर जाता था। जब तक तालाब भरता नहीं तो सब पानी उसी में जाता था। तो 2-4 बारिश होता था तो भर जाता था। अब जब भर जाएगा तो ज्यादा दिन तक चलेगा पानी। अब तो उसका क्या है, पूरे कनेक्शन को काट दिया गया। पूरा लोग घर उर बना लिए हैं, तब पानी जाने का रास्ता नहीं है। अब पानी धीरे रोड पकड़ ले सीधे चल जाता है, उधर चौर उर में बह जाता है, वो हमारे उपयोग लायक नहीं रह पाता है। समझ रहे ना। तब पहले ये सब जलाशय परियोजना बनाई गई थी, जिनमें कौन कौन है? दुर्गावती जलाशय परियोजना है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग वन और वन्य प्राणी। वन और वन्य प्राणी। बिहार में भूमि का अधिक उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। यानी हमारे बिहार में भूमि का सबसे ज्यादा उपयोग किस काम में किया जाता है? कृषि कार्य में, ठीक है। मैंने सबसे ज्यादा हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ज्यादा जैसे अभी पीछे हम लोग पढ़े ना, कितना क्षेत्र में हम लोग करते हैं? 71% भूभाग में हम लोग तो खेती ही करते हैं। तो अब हमारे यहाँ कृषि का अनुकूल दशा है, जिसके कारण खेती ज्यादा होती है ना। मैंने हमारे यहाँ मौसम अच्छा है खेती करने का, न ज्यादा तापमान है न कम तापमान है। क्या अब कड़ाके की ठंड भी तो नहीं पड़ती है ना। ठंड पड़ती है फसल लिए भी फिर भी ठीक है, गर्मी पड़ती है तो भी हमारे लिए ठीक है ना। तब मिला जुला करके वर्षा भी अच्छी होती है। अब मिट्टी भी हमारे यहाँ उपजाऊ है। नहीं, गंगा और कोसी, गंडक, ये सब नदियां हैं। इस सब के नदी में बीच में हम लोग बस बिहार है, तो समझिए तो पूरा मिट्टी सब उपजाऊ है। ना तो यहाँ मिट्टी की अच्छी कमी है, और ना ही तापमान की कमी है, और ना ही वर्षा की कमी है। समझिए तो कृषि के लिए बिहार को बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ है प्रकृति रूप से। खेती बाड़ी खूब होता है 71% भूभाग में। अब समझिए, अब 71% भूभाग में अगर खेती होती है तो जंगलवा कहाँ जाएगा? जंगल तो कम जाएगा। अब 33% प्रकृति कहता है कि कितना प्रतिशत भूभाग में
चाहिए आपको 33% भूभाग में चाहिए वन, तो हम लोग प्राकृतिक रूप से संतुलित होंगे। नहीं, हमारे यहाँ 33% भूभाग में है वन, नहीं कितना, 6 दशमलव, अरे बहुत 7% है ना, वो कम है, 6 दशमलव कुछ है, 6.6% भूभाग पर है। हमारा किताब कितना कहता है, यानी एगो एवरेज दिया है 7%, समझ रहे हैं ना। यानी बिहार में बन, तो लिखिएगा आप 6.6 नहीं, आप लिखेंगे 7, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मानता है 7 है, ठीक है। लेकिन हमारा किताब कितना कह रहा है, कितने प्रतिशत। अब चलिए, अब जितने वन है बुआ जी, उनको ना कई भागों में बांट दिया गया है, तो उनमें मूल रूप से है दो। एक है आर्द्र पर्णपाती वन, एक है शुष्क पर्णपाती वन। बिहार में तो पर्णपाती वन ही होता है, पर्णपाती वन समझ रहे ना, पत्ता गिरा देता है, इसको पतझड़ कहिए। नहीं, तो बिहार के वनों को मूल रूप से पत्ता झड़ने वाला में रखा गया है, ठीक है ना। चीर हरित में हम लोग रखते हैं उधर में, कहाँ, असम, मेघालय, मणिपुर, नहीं इस सब के वन को चीर हरित, अंडमान निकोबार वाला को चीर हरित। लेकिन हम लोगों का बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का जो वन है, ये किस में आ जाता है, अब कुछ पंजाब का कुछ हिस्सा और राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा कटीले वन में आ जाते हैं। उधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का वन आ जाता है पर्वतीय वन में, उधर तटीय मैदान में तब मैगोर वन में आ जाता, नहीं आ जाता। लेकिन हम लोग मूल रूप से बिहार में जो है वो पर्णपाती वन ही है, यानी पत्ता झरने वाला। अब इसमें दो प्रकार के, एक है आर्द्र, यानी आम, जामुन, कटहल, ये सब पत्ता देखिएगा एक साथ अपना नहीं झाड़ती है, झाड़ती है, नहीं झाड़ती है, झाड़ती है लेकिन एक झड़ती है फिर आती है, ऐसे करके। इस खास करके आर्द्र मौसम में ऐसा करती है। एक है शुष्क पतझड़ वन, जैसे बबूल है, खजूर है, ये सब जो पत्ता झाड़ती ही नहीं है। बबूल और खजूर का पत्ता सब झड़ते हुए देखे हैं क्या, नहीं देखे हैं। लेकिन इसको शुष्क पतझड़ में रखा गया है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा आम किस वन के हैं, तो आर्द्र पतझड़। बबूल, बबूल कौन है, तो शुष्क पतझड़, ठीक है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब हमें पढ़ना क्या था, वन और वन्य प्राणी के संरक्षण की बात करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ वन क्या हुआ, बहुत ज्यादा कट गया। अब इसका कटने का मेन कारण क्या है, तो आप लोग पहले भी समझ गए। सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या, और दूसरा है बिहार की उपजाऊ मृदा। एक समस्या है, उपजाऊ मृदा नहीं होता है ना, तो जनसंख्या इतना होता फिर भी हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ उपजाऊ मृदा ही नहीं है, तो खेती क्या करते। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है कि जितना हम लोग उपजाऊ भूमि है ना, तो हम सोचते हैं कि वन से ज्यादा फायदा हमको उसी में है, क्या है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग सबको काट करके धीरे धीरे क्या बना रहे हैं, खेती योग्य भूमि बना रहे हैं। चलिए, तो अब वन के संरक्षण का उपाय किया गया कि भाई वन को बचाया जाए। तब वन को बचाने के लिए हम लोग योजनाएं लगाए हैं, जिसमें हम लोग कौन सा योजना लगाए थे, बताइए बताइए। अरे वन संरक्षण अधिनियम, जिसमें हम लोग लगाए हैं, उसको कहते हैं चिपको आंदोलन, वन महोत्सव, चिपको आंदोलन। जगह जगह जो है हम लोग सड़क के किनारे, बांध, तटबंध, नदी का तटबंध होता है उन पर, या जहां भी खाली जगह है उस जगह पर वन लगाने की योजनाएं हैं। सरकार इसमें काफी मदद भी कर रही है। अब जैसे आपके पास जमीन है, तो आप वन लगाइए। अब वन लगाइएगा ना, तो सरकार आपको 3 साल तक पैसा मुफ्त में देती है। देखिए, उसका एक लिमिट होता है। जैसे देखिए, 1 कट्ठा जमीन मान लीजिए आपके लगा रहे हैं, उसमें पेड़ की गिनती होती है कि कितने पेड़ पर पैसा मिलेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज 300 पेड़ है, सागवान आर का कौन कौन चीज का लगवाता है पेड़, तो वो लगाइएगा। 300 पेड़ पर शायद 1500 रुपया महीना देता है, कौन चीज के, तो रखवारी का। 3 साल तक आपके खाते में पैसा आते रहेगा। लगाए, 2-4 महीना पानी पुनी पटाए, पौधा लग गया, पौधा लग गया अपना, अब वो पौधा अपने आप ग्रोथ कर रहा है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना उबर रहा है, बढ़ा, फलेगा, बढ़ेगा, पेड़ होगा, तो आपका हुआ, सरकार उसमें नहीं लेगी। इन्हें आपको डर होगा कि आपको ये डर हो जाएगा कि सरकार कहीं पैसा ले लेगी, जमीन वो फिर सब ले लेगी। तो ऐसी बातें नहीं है, वो हमारा जमीन नहीं लेगी, सॉरी पेड़ नहीं लेगी, वो पेड़ हमारा ही होगा। लेकिन एक प्रोत्साहन दे रही कि आप पेड़ लगा रहे हैं ना, तो हम आपको मदद कर रहे हैं। 1500, अब मान लीजिए अगर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट लगा लिया लोग, मान लीजिए हमारे पास जमीन है तो हम 4 यूनिट लगा लिए, तो 4 यूनिट का पैसा सरकार हमको देते रहेगी, 6000 का महीना हमारे खाते में आते रहेगा। तो वो फायदा हुआ।
अब पेड़ हो जाएगी तो ओकरा से अलग फायदा होगा हमको ना, बाद में काटेंगे तो। सरकार साहब योजना लगाई हुई है ताकि लोग इसी बहाने कुछ ज्यादा पेड़ लगावे, है कि नहीं। पेड़ कटाई पर भी रोक है कि आप ज्यादा पेड़ काट नहीं सकते, सरकार चाहेगी तो आपको काटने नहीं देगी, है ना। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा वन्य प्राणी की बात। देखिए हमारे यहाँ बिहार में ना बहुत सारे वन्य प्राणी हैं, नहीं वन्य प्राणी तो अब जो जंगली जानवर है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो हिंसक जीव हैं जैसे बाघ है, सिंह है, तेंदुआ है, तो ये सब तो खुले आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आबादी ज्यादा हो गई। और कहीं जंगल उंगल में ये सब मिल भी जाता है तो उसको लोग मार देता है, नहीं मार देता है, या मान लो होता वन विभाग उसको पकड़ के ले जाता है, तो खुले में नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ शाकाहारी जीवे हैं या कुछ छोटे छोटे जो हिंसक जीव हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप ले लीजिए बनैया सुअर है, नीलगाय हैं, नहीं चीतल हैं, सांभर हैं, और ये सब जो कुछ कुछ जीव है ना वो आपको बिहार में मिलेंगे, तो आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो अब जितने भी जीव है ना इसके संरक्षण के लिए भी उपाय किया गया है, और संरक्षण के लिए सबसे पहले पटना का एक संजय गांधी जैविक उद्यान, याद रखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान कितने एकड़ में फैली हुई है, तो 980 एकड़ में। देखिए बहुत ज्यादा होता है 900, आप जाएंगे ना तो इस छोर से उस छोर तक जाते जाते आपको बड़ी लंबा समय लगेगा। हम लोग गए थे लेकिन आधे घूमे आधा में भाग आए, उधर हाथी उथी वाला ऊंटार वाला में घर में गए भी नहीं किए। हाँ बहुत दूर हो गया ना, कहीं कहीं घूमना था तो सोचे किसी में जो हिंसक जीवार था वो सब वाला देखे, वो हाथियार वाला नहीं देख पाए, जिराफ वाला देखे क्या है। अच्छा ठीक, तो हम कुटाई करते हैं, देखो ध्यान दीजिए। तब पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान समझ गए, याद रखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना में। हो गया, या ऐसा पूछा जाएगा कि पटना के चिड़ियाघर का क्या नाम है, तो संजय गांधी। चलिए समझ गए, तो इस तरह से हमारे यहाँ इसका फैलाव, बातें नहीं। चलिए बाजी, तो हमारे बिहार में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए तो एक तो समझ गया जैविक उद्यान, दूसरा पक्षी विहार के लिए दो जगह प्रसिद्ध है। एक है बेगूसराय का कांबर झील, याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि कांबर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में, ठीक है ना, वो पक्षी विहार है। इसी तरह से दरभंगा में एक है कुशेश्वर स्थान के नाम से भी जाना जाता है, वो भी पक्षी विहार, ये दो प्रसिद्ध है। ऐसे तो हम लोग बरेला झील भी जो उधर पड़ती है हाजीपुर में, वो भी पक्षी विहार के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन हमारा किताब दो ही कह रहा है। ऐसे बरेला झील हम लोग जानते हैं वो किताब में नहीं है, लेकिन एक बिहार का बेगूसराय का बरौनी कांबर झील और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, ये पक्षी विहार के रूप में प्रसिद्ध है। अब आगे चलेंगे, बिहार में यानी पूरे अभ्यारण्य की बात करें तो 12 अभ्यारण्य बनाए गए हैं। बिहार में कितने अभ्यारण्य हैं, जिनमें दो ज्यादा प्रसिद्ध हैं, एक है वाल्मीकि अभ्यारण्य जो चंपारण जिला में है, और एक है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो गया जिला में है, ठीक है। इसके अलावे याद रखेंगे राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कितनी जमीन रखी गई है, 28,000 नहीं 2,851.68 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है किसमें रखा गया, अभ्यारण्य क्षेत्र में रखा गया है, जहाँ पर जंगली जानवर या अन्य प्रकार के जीव सुरक्षित रहते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा खनिज के बारे में देखेंगे। तो हमारे बिहार में खनिज की बात अगर करेंगे तो हम पहले ही बताएं कि जैसे झारखंड अलग हुआ तो सारा खनिज का बड़ा बड़ा जो भंडार था ना वो सब चल गया झारखंड में, अब बिहार में ना रहा, तनी मनी कहीं कहीं छिटपुट बच गया, वो बच गया धोखा धोखी से, तो सब उड़ खींच लेता, यानी कटौती कर लेता, तो उसको तो हम कम में जिला ना दिए जी, 38 जिला तो हम ही रख लिए, और शायद 18 को उसको दिए थे, नहीं पहले 56 जिला था, 18 38 56 ना होता जी, 18 को जिला उसको दिए, और दो चार को जिला अगर और खींच लेता तो सब वो खींच लेता, नहीं जमुई वो ले लेता, गया वो ले लेता, तो हम लोगों के पास कहाँ कुछ बचता, जमुई गया झाझा और सब ले लेता तो हम लोगों के बचता कहाँ, सब तो वही ले लेता, नहीं ले लेता। तो हमारे कहने का अर्थ है हमारे यहाँ जो बच गया वो तनका वही झारखंड के सट्टल वाला जिला में रह गया है। तो कौन कौन चीज रह गया सो देखो सुनिएगा, बॉक्साइड हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, हमारे बिहार में सबसे प्रमुख खनिज कौन, इसका इसका भंडार कितना समझिएगा, 41.14 लाख टन हमारे यहाँ इसका आंका गया है। जो प्रमुख जिला है जमुई, मुंगेर, रोहतास, बांका जिला में इसके प्रमुख भंडार। दूसरा है लौह अयस्क, लौह अयस्क मैग्नेटाइट जो
26.59 लाख टन हमारे यहाँ उत्पादन था, यानी कि इसका भंडार आंका गया है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ बिहार में रेत में, यानी कि हमने बताया था कि गंगा नदी में क्या पाई जाती है, बालू जो है उसमें सोना पाई जाती है, लेकिन सोना निकालते नहीं है, क्योंकि 10 टन बालू को हम लोग शोधन करेंगे तो 1 ग्राम सोना। अब 1 ग्राम सोना का कीमत जो बाजार वैल्यू है, तो उससे ज्यादा में हम लोग सस्ता में खरीद लेते हैं विदेश से, तो सफैया करना हमारा अच्छा न बुझाता है। ये सर इससे बर्बाद हो रहा होगा सोना ना? अब ऐसा नहीं है बर्बाद हो रहा, वो अभी रखल है, बाद में हम लोग कोनो विधि तकनीक लगाएंगे, आराम आराम से उसमें से निकाल निकाल के उपयोग करेंगे। चलिए, इसके अलावे प्रमुख सुनेंगे, प्रमुख खनिज हैं अभ्रक, जो दक्षिणी सीमा के सटे जिले जमुई बांका में अभ्रक पाई जाती है। इसका कुल भंडार कितना है सो देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ से, हाँ 13 लाख, 13,07,000 नहीं, इतना हमारे यहाँ किलोग्राम है। इसके अलावा चलिए चूना पत्थर देखिए, मुंगेर कैमूर रोहतास के पहाड़ियों में चूना पत्थर पाई जाती है। अब इसका भंडार देखिए, कुल भंडार 85 करोड़ 55 लाख टन है। भाई बहुत ज्यादा नहीं है? अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि जो हमारे बिहार के जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग काहे लगाया गया? तो है लगी क्योंकि वहां पर चूना पत्थर सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है भाई? चूना पत्थर प्रमुख है, तो इसीलिए वहां पर उद्योग लगाया गया है। क्लियर? चलिए, अब चलते हैं हम लोग शक्ति के साधन। हमारे यहाँ शक्ति के साधन जो है, यानी बिजली, बिजली कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा और बिजली के क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग बहुत कमजोर हैं। अभी भी हमारे यहाँ कमजोरी है, हमको जितना विद्युत चाहिए उतना नहीं मिलता है। कब तक? जब तक किताब लिखाया है तब तक। अब तो मिल रहा है पूरा पूरा, है कि नहीं? अब शायद कभी कभी कमता है तनिक मनिक, लेकिन लगभग बुझिए तो पूरा रहता है। चलिए, तो कहने का अर्थ है शक्ति और ऊर्जा की दृष्टि से बिहार अभी भी क्या है? पिछड़ा है। हम लोग ज्यादा करके ना अभी परंपरागत उपयोग ही कर रहे हैं, माने जो पुराना वाला बिजली है ना उसी का उपयोग कर रहे हैं, यानी ताप विद्युत, जल विद्युत का उपयोग हमारे यहाँ कम है। अब इनमें सबसे प्रमुख है ताप विद्युत केंद्र 3 है। एक है कहलगांव सुपर थर्मल पावर, सबसे पहले यही लगाया गया था, याद रखेंगे। यहाँ पर 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, 1979। इसमें 840 मेगावाट का एक केंद्र और 1500 मेगावाट के 2 केंद्र लगाए गए हैं। माने वहां पर कहने का अर्थ है कि जो थर्मल पावर है ना, वहां पर 3 गो केंद्र है। पहला वाला लगाया गया था, उसमें 840 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की योजना थी, तो उससे कर रहा था। उसके बाद फिर से बाद में 2 गो और लगाया गया कि उससे बिजली पूरा नहीं होती थी, तो उसी थर्मल पावर में 2 गो और मशीन सेट कर दिया गया। जैसे देखे होंगे ना, वो टावर रहता है तो टावर में देखिएगा एगो इतना इतना वो करके खंभा लगल रहता है, देखे ना ऊपर में, वो एक खंभा जो है 60 मोबाइल को पकड़ता है। चाहे 60 गो बात करे, चाहे 60 गो इधर से फोन करे, चाहे उधर से आवे, 60 गो रहेगा। मान लीजिए एगो टावर हम यहाँ पर गाड़ेंगे और वो में एक गो खंभा लगाएंगे, इस क्षेत्र में जहां तक उसका रेंज होगा 60 मोबाइल चलेगी। 61वां मोबाइल जब रहेगा धराइएगा तो करके रह जाएगा, वो पास नहीं करेगा। अब उसमें से कोई एगो फोन रखिएगा तब आपका पास करेगा। 4 आदमी धरा रहे हैं लगातार तो ऊँये करते रह जाएगा, जाइबे नहीं करेगा। सही बात। पहले ऐसे ही होता था, पहले ऐसे नहीं करता, नेटवर्क बिजी, नेटवर्क बिजी, मतलब वही कि 60 गो से ज्यादा मोबाइल अभी चल रहा है। ठीक है, तो अब देखा कंपनी देखा कि भाई हमारा मोबाइल धरले रह जाता है, 60 गो होता है, खर्चा तो हमारा उतने हो रहा है, तो मैं 4 गो मशीन लगा दिया, 5 गो 6 गो लगा दिया, हुक्का हुक्की बांध दिया ना, बांध दिया। तो अब क्या करता है, वो रेंज बढ़ा दिया। अब तो मान लीजिए अगर 4 गो बांध दिया तो 240 मोबाइल ना चलेगा। 60 गो पहले चल रहा था, अब तो 240 चल रहा है। एगो नहीं हुआ तो बड़का वाला अन्ना वाला लगा दिया, गोलका वाला, देखो एंटीना लगे रहता है, वो तो और बड़का कई गो ना जोड़ देता है, 250-300 मोबाइल को केवल जोड़ देता है लेवल भैया। अब 500-600 मोबाइल एक ही टावर से चल रहा है। नहीं, तो कहने का अर्थ है कि आप धराने के लिए कोनो इन्हें गलतियों से मारते हैं तो वहां कु हो जाता है। फोन क्या हो रहा कि ना गलती से चल गए रहा, हाँ होता कि नहीं होता? मैंने फोन करते भी नहीं है, मैंने टिपिएगा हमारी हो जाता झट से नहीं। हाँ, चलिए आएगी किताब की ओर। सुनेंगे बातें नहीं। तब कहलगांव सुपर थर्मल पावर जो बनाया गया था, तब पहले 800 मेगावाट का एगो पावर लगाया मशीन, तब उससे बिजली नहीं पूरा हुआ था, उसमें 2 गो 1500 मेगावाट का बिजली लगा दिया गया ताकि उत्पादन बढ़ेगी। अब आगे कांटी विद्युत परियोजना। अब ये जो है
110 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की योजना रखी गई थी। तो ये ना बहुत कम, ये कांटी विद्युत पावर जो योजना थी वो बहुत कम बिजली उत्पन्न करती है। ये 2014 से शुरू हुई है। कब से शुरू हुई है? 2014 से। तो ज्यादा इसमें बिजली तैयार नहीं किया जाता है बहुत। अब चलते हैं अगला, हमारा जो हम लोग जहां से लेते हैं तब बरौनी तापीय विद्युत केंद्र बउआ रे, इसमें भी 110 मेगावाट बिजली तैयार करने की योजना थी, लेकिन 7 गो मशीन लगाया गया उसमें, 7 गो। लेकिन दुर्भाग्यवश ना उसमें से 5 गो बंदे हो गया है। देखिए 1970 में स्थापित हुआ और इसमें 7 इकाई थी, जिनमें 5 इकाई बंद कर दिया गया है। अब दुइये गो इकाई से बिजली चलती है। तब ना बिजली हमारे यहाँ कम था, हम लोग तो वहीं से लेते थे बिजली। तो अब 5 गो तो बंदे हो गया, तो बचा कहाँ? तो बिजली कम होता था। 110 मेगावाट का 2 गो रहा तो 220 ना हुआ। अब देखो कहलगांव सुपर थर्मल पावर, वो 840 का 1 गो, अब 1500 का 2 गो, अब 15 दूनी 30, 840, 3840 मेगावाट वो अकेले दे रहा है। अब बरौनी वाला कितना? 220। अगी मैया कितना कम दे रहा है? नहीं, तब बताओ कम नहीं हुआ। लेकिन तब सरकार देखी कि भाई मोदी जी, कि भाई रे भाई इतना से बिहार में काम ना चलेगा, बिजली देना पड़ेगा। तो वो क्या किए? प्रस्तावित विद्युत केंद्र लगा दिए। और सबसे पहले ये बाढ़, ये बाढ़ जो बाढ़ बख्तियारपुर है, गंगा के ठीक अपना के एक बार पार करेंगे, ऊपर उछल जाएंगे ना, तब बाढ़ चले जाएंगे। और वहीं पर ताप विद्युत केंद्र, ताप विद्युत नहीं उसको एनटीपीसी, एनटीपीसी यानी राष्ट्रीय ताप शक्ति निगम में लगाया गया है। और वहां से देखो सुनिएगा 660 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की योजना रखी गई। ये 2014 से शुरू हो गई है। तो अब हम लोगों को बिजली वहीं से मिल जाता है, माने कुछ जगह को। हम लोग तो अभी बरौनी से लेते हैं, लेकिन साथ साथ में उससे भी बिजली मिल जाती है। अब समझिए कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र नहीं बढ़ गया, उधर कहलगांव में बढ़ा दिया गया, 2 यूनिट और बढ़ा दिया। इधर बरौनी में और बढ़ाया गया होगा क्योंकि इससे काम चलेगा नहीं। एगो लगा दिया नया वाला 640 मेगावाट, 60 मेगावाट का एनटीपीसी। इससे बढ़ा के नहीं बढ़ा बिजली, अब बिहार में लगभग बिजली उपलब्ध है। इसके अलावे और परियोजना है, जिनमें नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजना जो अभी देखे हम लोग, कोसी नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, रिहंद परियोजना जो हम लोग पीछे देखे थे ना, इससे भी बिजली तैयार की जाती है, लेकिन कम तैयार की जाती है। कोसी वाला फिलहाल बंद है, लेकिन इसको चालू करने की योजना है। अगर इन सरकार से होगी तो होगी, तो अगली सरकार आएगी तो चालू करोगी, और न तो हम लोग जब होंगे तब में कोई चलेंगे, है ना। देखिए अच्छा मान लीजिए नहीं, हम लोग नहीं हो सकते हैं, हम लोगों में से कोई एक बन सकता है बिहार का। हाँ हम लोग में से बोले। सबसे बड़ी बात ये ना है कि तुमको अभी खड़े होने का टिकट ना मिलेगा, काहे लगे कि उम्र ना हुआ है। क्योंकि देखो एक विधायक बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए तोरा। क्या 18 में तो वोट डालने का अधिकार होगा, विधायक लहरे खाते नहीं ना। 25 वर्ष उम्र होगा तब ना विधायक की टिकट लीजिएगा। अब अभी तुम्हारा कितना उम्र है? 15 है, अभी 10 साल इंतजार करो, अभी 2 सेशन पार कर जाएगा। चलिए आइए किताब की सुनिएगा। अब चलते हैं हम लोग बिहार में उद्योग के बारे में चर्चा करते हैं। तब बिहार में कई तरह के उद्योग हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है कृषि आधारित उद्योग। क्योंकि ज्यादा बिहार कृषि प्रधान राज्य है, और राज्य होने के नाते यहाँ पर तो कच्चा माल भरा पड़ा है। तो सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग, और इन उद्योगों में सबसे एक चीज कमी है, कच्चा माल भी है हमारे यहाँ, विद्युत के शक्ति के साधन भी है, सस्ते मजदूर भी हैं, लेकिन फिर भी उद्योग की कमी है। कच्चा माल की कमी है, कुछ नहीं कमी है। शक्ति के साधन तो आप देख ही लिए, कितना विद्युत तैयार किया जा रहा है, तो इसकी भी कमी नहीं हुई। अब बिहार में तो आदमी कितना है, तो सस्ता मजदूर तो मिल ही जाएगा। क्या अभी जैसे हमारे यहाँ काम करने के लिए लोग कितना आदमी, छोटा सा हम काम शुरू किए, कई लोग हमको कहे कि हमको दीजिएगा ना काम। अरे भाई हमारे यहाँ रोज का काम नहीं है, कभी कभी होता है, करिएगा तो करिए। दिया पुता सस्ता में कर देता है तो हमको कौन जरूरी है नहीं। बड़े बड़े कुछ औरतें हैं गाँव की, वो सब बताई कि हमको कहिएगा काम करने के लिए, उन लोगों को लगाएंगे तो 200-300 रुपया लेगा, 4 गो छोटे को भिड़ा देते हैं, 100 में काम चला लेते हैं। क्या है कि नहीं है? अब बाल बुतरुक में मतलब उससे क्या है, मतलब हमको तो फायदा हो जाता है ना भाई, अरे 2 घंटा 4 घंटा का काम रहता है, दिया पुता आता है, जल्दी जल्दी अपना करके चल जाता है। आइए किताब की ओर, और सबको फिर चाउमीन खाने लगे, हो जाता है अपना 25-50 रुपया।
तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे यहाँ इस सब की कमी नहीं है, हमारे यहाँ इस सब की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उद्योग का अभाव है। चलिए समझिएगा, अब हमारे यहाँ कृषि आधारित उद्योग में कुल उद्योग क्षेत्रों को 16 क्षेत्रों में बांट दिया गया है, यानी जितने उद्योग क्षेत्र हैं। चलिए बाजिए, तो हमारे यहाँ जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, बृहत उद्योग क्षेत्र, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 16 क्षेत्रों में। अब चलते हैं कृषि के जो प्रमुख आधारित उद्योग हैं, उनमें सबसे प्रमुख है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग हमारे यहाँ उसका कच्चा माल गन्ना तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके प्रमुख जगह कहाँ कहाँ समझिएगा, महाराजगंज, पंचरुखी, हथुआ, गोपालगंज, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, सकरी, समस्तीपुर। समस्तीपुर में भी है और है, ये तो हम कम लिखे हैं। इतने जगह हमारे यहाँ, और खास करके औपनिवेशिक काल में इसको बिहार को क्या कहा जाता था? चीनी का कटोरा। आपसे पूछे जाएंगे कि औपनिवेशिक काल में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता था? बिहार को। आज सबसे पहले 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में चीनी उद्योग बिहार के सारण के मझौर थी नहीं मढ़ौरा 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 में लगाया गया था। हाँ, ध्यान रखिएगा, ऐसे में गड़बड़ा जाता है। जैसे हम अपने भाई को डॉक्टरी सिखाने के लिए, छोटे भाई को बेगूसराय ले गए थे जानवर के डॉक्टर, तो हम एक एड्रेस लिए थे जहाँ ट्रेनिंग सेंटर था ना, तो उस जगह का नाम था, सुनिए ना, उस जगह का नाम था रजौरा। ठीक है, नहीं तो हम उतरे ना वहां पर, तो हम कह रहे थे खजौरा। हाँ, तो टेम्पो वाला तो कह रहा था खजौरा कहाँ है? हम बोले खजौरा कहाँ है, तो नहीं कैसे, एड्रेस हम भूल गए थे यहीं। बाद में हमको पता चला कि नहीं, हम पूछे फिर फोन करके, केबल वाला उस समय टाइम था, तो केबल वाला से फोन किए, वहां पूछे, तो कहा कि रजौरा। हम कहे रजौरा तो ठीक है कह रहा था बेटा टेम्पो वाला। अब बैठे, वो डायरेक्ट ले गया हमको वहां पर, है ना, सेंटर पर। आइए किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह ध्यान रखिएगा, एक मढ़ौरा था, मढ़ौरा वहीं पर लगाया गया था, सारण के मढ़ौरा में 1902 में। अब चलिए, अब हमारी चीनी मिल इतनी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीनी मिल बंद हो रही है। इसके पीछे का क्या रीजन है? तो इसका कुछ समस्याएं हैं चीनी मिल की। पहली समस्या, पुरानी मिलें हैं। अब जितनी मिलें हैं पुरानी हैं, उसके जो इंजीनियरिंग है वो सब पुरानी है, तो उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसकी मशीनें सब ना घिस घास गई है। तो अब क्या हुआ कि उसकी उत्पादन क्षमता कम हो गई है, एक नंबर कारण। तो इसीलिए बहुत उसको लाभ नहीं हो रहा है। दूसरा कारण है गन्ने किसान की आर्थिक स्थिति। यानी क्या होता है कि जैसे चीनी मिल है, तो किसान क्या करता है, गन्ना उत्पादन करेगा, वो मिल में जाके बेच देगा, तब वहां पर ना उसको पैसा नहीं मिलता है उस समय, उसको एवोर्ड मिलेगा टोकन। वो टोकन ले गया, वो 1 साल बाद उसको पैसा मिलता है। अब भाई किसान गरीब आदमी है, वो किसी से महाजन कर्जा लेकर खेती करता है, आप 1 साल बाद पैसा दीजिएगा तो उसका चलेगा जिंदगी? तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, किसान भाई क्या करता है कि गन्ना खेती बंद कर देता है, कि काहे ला हम करेंगे, हमको पैसे ना मिलेगा तो ना। वो में 1 साल बाद देगा, वो टोकन हेरा गया तो गया पैसा, टोकन हेरा गया तो अब मिल बंद हो गई तो वो पैसा गया। नहीं, जैसे समस्तीपुर चीनी मिल था, तो बहुत हमारे जिया जी यार करते थे खेती, दीदी के यहाँ गाँव में, वहाँ बहुत ज्यादा खेती होती थी, हम लोग जाते थे, बहुत खाते थे, है ना। अब तो बंद हो गया सब। तो वहां पर वो लोग ऐसे ही करते थे, बैलगाड़ी पर लोड करके लाए, 8 गाड़ी 10 गाड़ी अपना यहाँ घर में लिखा दिए मिल में, अपना टोकन ले गए। अब बीच में चीनी मिल बंद हो गया, साल भर का टाइम था, बीच में चीनी मिल बंद हो गया, टोकन मारा रख ले रह गया, पैसा भी नहीं गया। नहीं, तो ऐसी स्थिति में किसान समझ गया कि भाई अब हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी, खेती बंद कर दिया। तो दो कारण, खेती बंद हो गई, अब मिल भी सब क्या है, पुरानी, उत्पादन क्षमता क्या है उसकी कम है, इसीलिए सब चीनी मिल धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ से बंद होती जा रही है। तब बिहार के अधिकांश चीनी मिल बंद हो गई है। लेकिन हमारी तत्काल बिहार सरकार जो है इस पर ध्यान दिया है कि नहीं बउआ, चीनी मिल बढ़ाओ, है ना। इसके लिए सुनेंगे बिहार किसान डायरी। डायरी 2014 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के तहत सबौर भागलपुर में बनाया गया है, जहां पर गन्ने उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि गन्ना उत्पादन बढ़ाइए, चीनी मिल बढ़ेगी, उद्योग बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। नहीं तो इस तरह से। बाकी अभी आप पढ़ रहे थे कौन चीज, बिहार के तमाम सी चीजें के बारे में, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, यानी शेष भाग जो कल आएगी, हो सकता है मैं भी क्वेश्चन भी कल बताया जाए। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।